इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका वाले भाग में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कार्य करने वाली कौन कौन सी औषधियाँ होती हैं उसके बारे में जानेंगे, है ना। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन ऑर्गन हैं जिस पर आपको पेक्टोरल ग्रुप यानी पी ग्रुप की औषधियाँ कैसे कार्य करती हैं इसके बारे में देखेंगे। और फिर P1 का मुख्य हम आपको कैरेक्टर यानी मुख्य उसकी आपको औषधि का गुण को बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया, है ना। अभी हम P1 देख ले और इसी पर पूरे संपूर्ण रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आपके काम करती है पी ग्रुप की औषधियाँ, है ना। और इसका सहयोगी रूप में आपको ए ग्रुप की औषधियाँ इसके साथ में कंबाइंड रहती हैं, एफ ग्रुप की औषधियाँ भी कंबाइंड रहती हैं और सी ग्रुप की औषधियाँ भी कंबाइंड रहती हैं। कैसे हम देखते हैं, देखिए पेक्टोरलिज यानी आपको पेक्टोरलिज ग्रुप में आपको पी ग्रुप में बैटी साहब ने 4 ओरिजिनल औषधियों का निर्माण किया, है ना। कौन आपको पेक्टोरल ग्रुप में आपको सबसे पहली औषधि P1, उसके बाद में P2, उसके बाद में P3 और P4, है ना। ये 4 औषधियाँ जो हैं आपको मुख्य रूप से इस ग्रुप में मैटी साहब ने बनाई। और इन औषधियों में इतने औषधीय पौधों का सम्मिश्रण किया गया है कि इसका कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो जाता है। जैसे देखिए इसमें आपको ओनली P1 में आपको 6 प्लांट का मिश्रण किया गया है, 6 औषधीय पौधे का मिश्रण किया है P1 में। P2 में आपको 6 औषधीय पौधा यही जो P1 में है वही आपको P2 में है। फिर P3 में ये भी 6 प्लांट वहीं पर औषधीय पौधा है। P4 में आपको यही 6 प्लांट वहीं औषधीय पौधा है जो P1 में मिला है, P2, P3, P4 में मिला है। लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे साइंटिस्टों ने अपने इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए कुछ भागों में कमी महसूस किए होंगे मैटी साहब ने। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आपको P1 में सिंगल रहने दिया और P2 में आपको C2 का समावेश कर दिया, C2 का आपको कंबाइन कर दिया गया। और C2 में आपको 6 औषधियाँ, है ना। C2 में आपको 6 औषधियाँ और फिर अन्य 2 औषधि, है ना, अन्य 3 औषधि आपको और मिला दिया गया आपके, यानी आपको 6 P2 का, है ना, और C2 का 6 12 और 3 15 औषधियों का कॉम्बिनेशन एगो P2 बन जाता है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स का मेन मेडिसिन यानी क्रोनिक आपको लंग्स डिजीज में आपको P2 का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार P3 में भी 6 प्लांट वही हैं, लेकिन P3 में आप एक ए ग्रुप की औषधि A3 को कंबाइन कर दिया गया है ना। तो P3 में आपको 6 और A3 में आपका 7, है ना, 7 औषधीय पौधा और फिर एक एक्स्ट्रा 2 औषधीय पौधा को इसमें मिक्स कर दिया गया है, आपको ये बन गया आपका P3। P4 में 6 के बाद में आपको एक और इसमें औषधि कंबाइन कर दी गई है F1, है ना, और बाद में आपको एक औषधीय पौधा को इसमें कंबाइन करके आपको P4 का। तो देखिए P ग्रुप की चारों औषधियों में C2, A3, F1 का मिश्रण है जो काफ़ी लाभप्रद आपको होता है। अभी हम देखेंगे P1 के बारे में, है ना। P1 का आपको सबसे पहले P1 का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर किन किन ऑर्गन पर काम करता है P1। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन हैं
अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे नोज आपका हो गया, फायरिंग्स हो गया, है ना, लैरिंग्स हो गया, यहाँ तक आपको ये काम करती है पीमन। और फिर बाद में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे आपको ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकस या ब्रोंकोलियस, है ना, लंग्स और एल्वियोलाई, इस सब पर आपका एक्शन आपको होता है किसका? पीमन का। यानी पीमन आप अकेले ऐसी औषधि है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन पर सब पर आपको नज़र रखती है। दूसरा नंबर इसका देखिए, पीमन का प्रभाव बहुत तीव्र होता है, इसलिए इसको ज़्यादातर हम लोग 10 साल से ज़्यादा उम्र वाले के लोगों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं पीमन का, है ना। खांसी की सबसे उत्तम दवा है ना। जैसे सर्दी खांसी हो, नाक का बहना हो, टॉन्सिलाइटिस हो, लैरिंजाइटिस हो, है ना, फेरेंजाइटिस हो, है ना। इसके अलावा आपको डिस्पोनिया हो, है ना, सोर थ्रोट हो, इन सभी रोगों में आपका पीमन का प्रयोग बेधड़क अन्य सहायक औषधियों के साथ में किया जाता है। इसके अलावा आपको लंग्स में कफ निकालने के लिए, ड्राई कफ है, सूखा कफ है, या आपको लंग्स में कंजेशन हो गया, कफ जम गया है, तो उसको आपको, या गले में कफ जम गया है तो उसको आपको बाहर निकालने के लिए पीमन का प्रयोग अन्य सहायक औषधियों के साथ में किया जाता है। इसके अलावा आपको अस्थमैटिक पेन, दमा में, सीने में दर्द हो रहा हो, सीना भारी भारी लग रहा हो, है ना, ब्रोंकियल इरिटेशन, है ना, ये आपको ब्रोंकियल ट्यूब में आपको जलन है, दर्द है ना। इसके अलावा आपको एक्यूट या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, है ना, इसमें, और आपको काली खांसी में, आपको हुपिंग कफ में आपका पीमन का प्रयोग आप कर सकते हैं अन्य सहायक औषधियों के साथ में। इसके अतिरिक्त में आपको बच्चों के दांत निकलने के समय पीमन का प्रयोग कर सकते हैं। श्वास लेने में आपको दिक्कत हो रही है, श्वसन क्रिया के समय आपको चेस्ट में पेन हो रहा हो, या आपको चेस्ट में भारीपन महसूस हो रहा हो, तो वहाँ आप पीमन का प्रयोग अन्य सहायक औषधि के साथ में करेंगे, एस ग्रुप और सी ग्रुप के। इसके अलावा आपको लेरेंजाइटिस, आवाज़ का फंसना, है ना, या आवाज़ का बंद हो जाना, है ना, एंड लॉस ऑफ वॉइस में भी आप पीमन का प्रयोग S1 के साथ में या S10 के साथ में करेंगे। अन्य इलेक्ट्रिसिटी का भी मदद लेंगे, आपको लाभ अच्छी मिलेगी। इसके अलावा आपको प्लूरेसी, है ना, आपको लंग्स के दीवालों में आपको क्या लिक्विड का जमा हो जाना, पानी का भर जाना, है ना, उसमें आपको ए ग्रुप के साथ में और सी ग्रुप के साथ में इसका प्रयोग हम करेंगे। इसके अतिरिक्त में निगलने में कठिनाई हो रही हो, फायरिंग्स में आपको गले में दर्द हो, या आपको टॉन्सिलाइटिस हो, वहाँ भी पीमन का प्रयोग आपको बेधड़क अन्य औषधियों के साथ में हम करेंगे। उसके अलावा आपको ट्रेकाइटिस हो, ट्रेकाइटिस में आपको ट्रेकिया में सूजन हो जाना, ट्रेकाइटिस में आपको, इसके अलावा आपको वोकल कॉर्ड में सूजन हो जाना, स्वर ग्रंथि में सूजन हो जाना में भी आपको अन्य औषधि के साथ में आप पीमन का प्रयोग करेंगे, है ना। ब्रीथिंग ट्रबल, है ना, सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, या अस्थमा हो, या निमोनिया हो, तो उसमें आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि आप पीमन का प्रयोग आप बेहद से करेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलता है ना। पुरानी खांसी हो, टॉन्सिलाइटिस हो, या फेरेंजाइटिस हो, है ना, या अस्थमा हो, इसमें आपको सेकेंड डाइल्यूशन से थर्ड डाइल्यूशन या हायर पोटेंसी का प्रयोग कीजिए। और आपको नई खांसी है या ड्राई कफ है, कफ को ढीला करना है, तो वहाँ आप फर्स्ट डाइल्यूशन में प्रयोग कीजिए। इसका इंजेक्शन भी आता है ना, इंजेक्शन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको ब्रोंकाइटिस के बारे में बताएंगे, ब्रोंकाइटिस से क्या होता है, किस अंग का रोग है, और इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों को देकर इसको हम ठीक करेंगे।